हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स। आज के वीडियो में हम DSSB का सेट नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं। जीके का सेट है जो कि DSSB के अंतर्गत सभी एग्ज़ाम्स जैसे कि पीआरटी, एलडीसी, टीजीटी, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 और जूनियर इंजीनियर, इसके अलावा अन्य जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से जैसे बांसुरी का उस्ताद अमजद अली खां, सितार का, इस तरह से ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो गलत नहीं पढ़ेंगे हम। तो इसमें से सही को पढ़ना है, कौन सा सही है। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। बांसुरी, सितार, तबला और सरोद, इन सबसे प्रमुख जो व्यक्तित्व होते हैं तो अलग अलग हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने पीछे के सेट देखा हो तो आपको याद भी होगा, तो आप वहाँ से देख लेना। वैसे इसका आंसर क्या होगा? तबला का अल्लाह रखा। अल्लाह रखा जो है वो तबला बजाते थे और ये तबला के फील्ड में बहुत फेमस व्यक्ति हैं। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस्ताद अमजद अली खां भारतीय शास्त्रीय संगीत के सरोद वादक, तो सरोद वादक कौन है? उस्ताद अमजद अली खां, जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे। ये ध्यान से देखना क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन इस टाइप के रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना होगा इन्हें। जाकिर हुसैन और उस्ताद अल्लाह रखा खान ये तबला वादक हैं, और शिव कुमार शर्मा जो हैं वो संतूर। ये सभी हम देख चुके हैं पहले ही, तो आप इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन तीसरी बार पूछा गया है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, उच्चतम न्यायालय एक कार्यपालक प्राधिकरण को एक विशेष कार्य करने के लिए निर्देशित करते हुए डैश प्रकृति की एक रिट जारी कर सकता है। तो उच्चतम न्यायालय, जैसे कि हम पिछले सेट में हम डिस्कस कर चुके थे। तो 13 सेट्स में से किसी एक सेट में हमने ये डिस्कस किया था। रिट जो हैं वो 5 प्रकार की होती हैं और आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 तरह की रिट जारी की जाती हैं। तो इन रिटों में से सबसे जो प्रमुख आर्टिकल था संबंधित इनसे, वो आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32, जिसके तहत क्या था, 5 तरह की रिटें जारी की जाती हैं उच्चतम न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो इसमें रिट दी गई हैं। तो इसमें ये तो रिट है, अधिकार परीक्षा पढ़ी थी और उत्प्रेषण, परमादेश, इसके अलावा प्रतिषेध पढ़ी थी हमने, प्रतिषेध रिट, और एक और थी जिसको कहते थे बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो सबसे पहली जो रिट थी हमारी वो थी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट में जो बंदी बनाया जाता था व्यक्ति, तो उसकी ओर से ये उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती थी, और ऐसा निर्देश दिया जाता था कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को जो सबसे पास में जो न्यायालय है वहाँ 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत किया जाए बंदी बनाए गए व्यक्ति को। तो ये बताती थी हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। फिर उसके बाद आती है हमारी प्रतिषेध लेख। तो प्रतिषेध लेख ऐसी रिट होती है जिसमें कोई अधिकारी अगर अपने अधिकार से बढ़कर काम करता है तो उस पर रोक लगाई जाती है कि आपके अधिकार का ये काम नहीं है, आप ये काम मत कीजिए। तो ये होती है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन। परमादेश, यदि कोई अधिकारी जिसके अंतर्गत वह काम आता है फिर भी वह वो काम करने से इनकार यानी कि मना कर रहा है, तो आप परमादेश रिट जारी करते हैं उच्चतम न्यायालय द्वारा। उसके बाद आता है उत्प्रेषण रिट। उत्प्रेषण रिट में उच्चतम न्यायालय जो है वो रिट इस तरह की जारी करता है उत्प्रेषण, और अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश देता है कि जो उसके पास लंबित मुकदमे हैं उनके न्याय निर्णय के लिए अन्य न्यायालय को स्थानांतरित करे। तो ये कहता है उत्प्रेषण रिट। तो उत्प्रेषण से मालूम ही पड़ रहा है, प्रेषण का मतलब क्या है? स्थानांतरण करना। तो क्या स्थानांतरण करना? जो अपने पास लंबित मुकदमे हैं जिनका न्याय निर्णय नहीं हो पा रहा है तो उनको अन्य न्यायालयों को प्रेषित करना। तो यही चीज़ होती है उत्प्रेषण रिट। उसके बाद लास्ट जो थी वो अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा मतलब कोई अधिकारी अगर कुछ ऐसे पद पर बैठ गया है और काम करने लग गया है तो उसको अधिकार परीक्षा के द्वारा ये पूछा जाता है कि तुम किस अधिकार से इस पद पर काम कर रहे हो। तो ये होती है अधिकार परीक्षा रिट। तो यहाँ रिट जो है कौन सी है? उच्चतम न्यायालय द्वारा एक कार्यपालक अधिकारी को या प्राधिकरण को विशेष कार्य करने के लिए निर्देशित करते हुए, यानी कि जब कोई कार्य नहीं करता है तो उस कार्य को निर्देशित करते हुए कहती है कि
ये कार्य आपके लिए बना है और आप करेंगे क्योंकि आपके ये अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये कौन सी रिट है? परमादेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। वैसे ये विस्तार से हम पिछली वीडियो में देख चुके थे, ऊपर वाला क्वेश्चन भी और ये भी। आप इसका सॉल्यूशन भी यहाँ से पढ़ सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय कार्यपालक प्राधिकरण को एक विशेष कार्य करने के लिए निर्देशित करते हुए परमादेश प्रकृति की रिट जारी कर सकती है अनुच्छेद 32 के तहत। ओके, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। दोस्तों 21 और 22 दोनों क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। 22 में जितनी भी रिट हैं वो आपको मूल अधिकार के अंतर्गत डिस्कस की गई थी। मूल अधिकार, तो इन्हीं सेट्स में से किसी एक सेट में हमने डिस्कस किया था मूल अधिकार। तो मूल अधिकार के अंतर्गत ही 5 तरह की रिट थी जिन्हें हमने देखा था। और 21 जो क्वेश्चन था तो उसमें हमने, यानी कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें तबला और अन्य जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं उससे संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व देखे थे। तो ये भी हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, यानी कि आपको अब मोस्टली क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो के ही मिलेंगे क्योंकि यहाँ रिपीट बहुत हो रहे हैं क्वेश्चन। तो अगर आप अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर बनने वाला है, यकीन मानिए। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे कुछ प्रसिद्ध मंदिरों तथा जिस वंश के साम्राज्य के काल में उनका निर्माण हुआ उनकी सूची दी गई है, तो सुमेलित करना है। तो कौन सा मंदिर सुमेलित है? तो मंदिर भी हम देख चुके थे, यानी कि तीसरा क्वेश्चन भी हमें प्रीवियस मिल गया। तो दोस्तों यहाँ से हम प्रमुख मंदिर भी देख सकते हैं। आप यहाँ से ध्यान देना थोड़ा। एलोरा का कैलाश मंदिर, तो ये कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है एलोरा का कैलाश मंदिर। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था। उसके बाद आता है मामल्लपुरम या महाबलीपुरम का रथ मंदिर। तो रथ मंदिर भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो ये आप ध्यान रखना, मामल्लपुरम या महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है वो तमिलनाडु में स्थित है और नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था। अच्छा, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने रथ मंदिर बनवाया है और नरसिंह वर्मन सेकंड जो है वो पल्लव शासक था और उसने कांची का कैलाश मंदिर जो कि तमिलनाडु में ही स्थित है। तो ये ध्यान रखना, नरसिंह वर्मन फर्स्ट का आता है रथ मंदिर और सेकंड में आता है कैलाश मंदिर, वो भी कांची का। ये भी तमिलनाडु में स्थित है और रथ मंदिर भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट जो है खजुराहो के चतुर्भुज विष्णु मंदिर जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये चंदेल शासकों ने बनवाए थे। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये 4 मंदिर याद रखने हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ से एक और चीज़ हमें ध्यान रखने की, जो मामल्लपुरम का रथ मंदिर है वो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था और ये जो है पल्लव शासक थे नरसिंह वर्मन, जैसे कि यहाँ लिख दिया हमने, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन सेकंड और नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो थे वो भी पल्लव शासक थे। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यहीं से पूछा गया है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है। तो कौन सा मंदिर? हम्पी जो मंदिर है वो चोलों ने बनवाया था और कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्वी गंग ने बनवाया था। खजुराहो चंदेल ने बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और आपको याद भी होगा पूर्वी गंग ने बनवाया था ये। हम्पी चोल और महाबलीपुरम किसने बनवाया था? तो अभी हमने डिस्कस किया था जस्ट कि महाबलीपुरम को जो रथ मंदिर है उसका निर्माण पल्लव शासक किसने करवाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट का नाम आता है यहाँ, लेकिन यहाँ लिखा है पांडे, जबकि जो नरसिंह वर्मन फर्स्ट था तो हमने लिख दिया था वहाँ पल्लव शासक था वो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि डी गलत है। डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ से इसका सॉल्यूशन भी आप लोग पढ़ सकते हैं। महाबलीपुरम का जो ऐतिहासिक नगर है मामल्लपुरम भी कहलाता है, या पूर्वोत्तर ये तमिलनाडु राज्य यानी कि दक्षिणी भारत में स्थित है। और महाबलीपुरम धार्मिक केंद्र मंदिरों की 7वीं सदी में हिंदू पल्लव राजाओं ने स्थापित किया था। तो ये इम्पोर्टेंट बात जानने के लिए आप देख लेना ये चीज़। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें फोर्थ क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है पाकिस्तान में चीन की सहायता से कौन सा गहरा जल बंदरगाह बनाया जा रहा है। तो आपको पता है कि इन दिनों पाकिस्तान और चीन में बहुत अच्छी दोस्ती चल रही है और भारत से ये विरोध कर रहे हैं। तो इनमें क्या हो गया कि बंदरगाह बनाया जा रहा है गहरा, जो चीन की सहायता से पाकिस्तान में बनाया जा रहा है। तो वो कौन सा बंदरगाह है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो रणनीतिक साझेदारी, यानी कि ये लोग रणनीतिक साझेदारी बना रहे हैं पाकिस्तान और चीन। इसी तरह भारत जो है वो इन्हें प्रतिसंतुलित करने के लिए अपनी अलग रणनीति चला रहा है। तो इन रणनीति को हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो दोस्तों सबसे पहले हम मोतियों की धागा रणनीति देखते हैं। तो अगर सपोज़ ये हमारा भारत है और ये है चीन, तो चीन और भारत के बीच
क्या ये मोतियों की धागा रणनीति आइए जानते हैं। तो सपोज़ अगर ये हमारा चीन है और ये भारत है, तो चीन जो है वो भारत को यहाँ ये पूरी तरीके से घेरने की एक कोशिश कर रहा है, जिससे कि अगर युद्ध हुआ तो भारत को बिल्कुल घेरा जा सके। तो भारत के चारों ओर जितने भी द्वीपीय देश, यहाँ श्रीलंका है जैसे, यहाँ की ओर पाकिस्तान है, तो इन सभी, या मालदीव, तो यहाँ इन सभी देशों से ये मित्रता बढ़ा रहा है और इनके द्वीपों पर कब्जा कर रहा है। कब्जा नहीं, हम कह सकते हैं एक साझेदारी के तहत उनका पुनर्निर्माण कर रहा है। तो चीन ने ऐसे कौन कौन से जो बंदरगाह हैं जिनका पुनर्निर्माण किया है, या फिर वो कर रहा है, या फिर लीज़ पर ले लिए हैं बंदरगाह, ताकि जब भी युद्ध हो या फिर कोई ऐसी स्थिति विपत्ति पड़े तो चीन जो है वो भारत को दबा सके। तो इस नीति को जो है, चीन की नीति को मोतियों की धागा रणनीति कहते हैं। तो मोतियों की धागा रणनीति के तहत जो चीन है वो क्या कर रहा है कि दक्षिणी चीन सागर से अरब सागर, पूरे भारत के जो चारों ओर से घेराव कर रहा है इन सागरों में। तो म्यांमार का उसने कोको द्वीप ले लिया है लीज़ पर, बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह, श्रीलंका का हम्बनटोटा, मालदीव का माले और पाक का ग्वादर। तो इस तरह से आपको ये नोट डाउन कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये है सबसे पहले म्यांमार। तो म्यांमार कहाँ है, इन सब की स्थिति आपको पता होनी चाहिए। तो एक ही वीडियो में हम दिखा तो नहीं सकते, इसके लिए आपको वर्ल्ड मैप पास में होना चाहिए। अगर आपके पास वर्ल्ड मैप है तो आप वहाँ से देख लेना। म्यांमार जो है वो भारत के इस साइड है, जैसे कि भारत है तो म्यांमार यहाँ है, तो इस साइड कोको द्वीप म्यांमार का ले लिया है। इसके बाद बांग्लादेश बिल्कुल यहीं है साइड में, पड़ोसी देश है हमारा। तो चटगांव बंदरगाह ले लिया है इसका। श्रीलंका का हम्बनटोटा, श्रीलंका यहाँ है भारत के, तो हम्बनटोटा बंदरगाह इसने लीज़ पर लिया है। और मालदीव का माले और पाक का ग्वादर। तो मालदीव कहाँ है, मालदीव इस जगह है, तो पाक तो आपको पता ही है यहाँ इस साइड में है, तो पाक का ग्वादर। तो इस तरह ये बंदरगाह उसने पुनर्निर्माण किए हैं या फिर लीज़ पर ले लिए हैं। इसके अलावा जो चीन है वो सेशेल्स, जिबूती, इन सब देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर रहा है। अच्छा, इसके विरोध में भारत क्या करेगा, तो भारत भी कम नहीं है। भारत जो है वो अपनी हिंद प्रशांत रणनीति अपनाता है। हिंद प्रशांत रणनीति के तहत भारत जो है वो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के जितने भी द्वीपीय देश हैं उनके साथ बेहतर संबंध स्थापित करने में लगा हुआ है, ताकि चीन की इस रणनीति को प्रतिसंतुलित किया जा सके। तो इसके तहत भारत भी कुछ करेगा। तो भारत जो है वो प्रशांत, यानी कि हिंद प्रशांत रणनीति के तहत सेशेल्स और भारत मिलकर एजम्पशन द्वीप पर संयुक्त सैन्य केंद्र बना रहे हैं। तो संयुक्त सैन्य केंद्र, ताकि चीन को प्रतिसंतुलित किया जा सके। और संयुक्त सैन्य केंद्र मतलब इसमें अपने जो क्षेत्र है उसकी रक्षा ये मिलकर करेंगे। तो सेशेल्स और भारत मिलकर इस द्वीप पर संयुक्त सैन्य केंद्र बना रहे हैं। एजम्पशन द्वीप इंपॉर्टेंट नाम है। मालदीव का जो है सिफावारू बंदरगाह, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मालदीव का सिफावारू बंदरगाह। तो मालदीव के सिफावारू बंदरगाह पर भी ये भारत जो है वो पुनर्निर्माण कर रहा है इसका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन भी है। मालदीव का अभी इसने सिफावारू बंदरगाह जो है इसके साथ समझौता हुआ है भारत और मालदीव का। ईरान का चाबहार बंदरगाह, इस पर पुनर्निर्माण कर रहा है भारत। FIPIC एक ऐसी ग्रुप है देशों का जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जितने भी द्वीपीय देश हैं, छोटे छोटे बहुत छोटे द्वीप हैं, तो भारत इनके साथ अपना एक समूह बनाए हुए है और इनके हितों की बात करता है। तो जो प्रधानमंत्री मोदी की यात्राएं होती हैं, विदेश यात्राएं, तो वो इसीलिए होती हैं कि ताकि चीन को प्रतिसंतुलित कर सके। कहीं चीन ने अटैक कर दिया तो एकदम से हम कमज़ोर ना पड़ जाएं, तो इसीलिए ये ज़रूरी होती हैं यात्राएं। और अन्य देशों से बातचीत करना, अब वर्चुअल समिट्स जो होती हैं वो सभी बहुत ज़रूरी होती हैं, ताकि कोई भी देश अगर हम पे हमला कर दे तो हमारे भी पीछे 4 देश खड़े होने चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, ग्वादर बंदरगाह। क्योंकि अभी हमने देखा था चीन जो है वो पाकिस्तान में चीन की सहायता से कौन सा गहरा बंदरगाह बनाया जा रहा है, तो चीन जो है पाकिस्तान में बना रहा है ग्वादर बंदरगाह। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना आप। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। तो ये 2017 का सेट है, इसलिए ये करंट का क्वेश्चन हो जाता है, ये हमें छोड़ देना है क्योंकि उस समय का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन अभी का नहीं है क्योंकि 2017 बहुत पीछे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन, 26th क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है विश्व की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन, जिसे यूरोपियन एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप कहा गया है, बनाई जा रही है।
और एक पर्वत की चोटी पर लगाई जाएगी। तो यह किस देश में लगाई जाएगी? तो ये चिली में लगाई जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। तो दोस्तों इससे संबंधित एक और क्वेश्चन आजकल बहुत देखा जा रहा है, तो पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन जिसे यूरोपियन एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप कहा गया है, तो ये विश्व की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन है जिसे यूरोपियन एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप कहा गया है। इसका निर्माण दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चिली राष्ट्र में किया जा रहा है, जिसे वर्ष 2024 तक पूर्ण करना है। इस चिली में 3046 मीटर ऊंचे पर्वत सेरो आर्मजोन की चोटी पर लगाया जाएगा। तो करंट में जो एक क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलेगा, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि इस समय करंट में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा चल रहा है। ब्रह्मांड के विकास की समझ को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, तो ये ब्रह्मांड के समझ को बेहतर बनाने के उद्देश्य से विश्व का सबसे विशाल रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना के लिए, तो विश्व का सबसे विशाल रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना के लिए बात हो रही है यहाँ। तो इसकी स्थापना के लिए एक अंतर सरकारी परिषद का गठन फरवरी 2021 में किया गया है, तो जिसे 16 देश वर्तमान में शामिल किए गए हैं। तो 16 देश वर्तमान में शामिल है इसमें, और इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रिटेन में। तो ये कौन सी परिषद है? तो SKAO परिषद। तो SKAO इसका नाम आपको ध्यान रखना है। इस परिषद का गठन किया गया है जिसमें 16 देश हैं, और इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रिटेन में। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये किसकी होगी? विश्व की सबसे बड़ी विशाल रेडियो टेलीस्कोप है, और ताकि इस ब्रह्मांड की जो समझ है उसको मजबूत करा जा सके, उसकी समझ को और ज़्यादा विकसित किया जा सके। अच्छा, SKAO परिषद जो है वो इसकी फुल फॉर्म है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन यानी कि 27th क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम खुला स्रोत है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का खुला स्रोत पूछा गया है। तो इसमें से एंड्रॉयड, लाइनस और iOS जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के खुले स्रोत होते हैं, जबकि विंडो जो 10 होता है, विंडोज़ 10, वो खुला सिस्टम नहीं होता है, यानी कि खुला स्रोत नहीं होता है। यानी कि 2, 3, 4 ये तीनों खुले स्रोत होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, 2, 3, 4 जिसमें दिया गया है। तो यहाँ से हम जान लेते हैं क्या होता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि खुला स्रोत। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड सबके लिए उपलब्ध होता है, और कोई भी अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन कर उपयोग कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसी का अधिकार नहीं होता, ना ही उपयोगकर्ता द्वारा कोई शुल्क चुकाना पड़ता है। लाइनक्स एक ऐसा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एवं मोबाइल टेलीफोन में प्रयुक्त गूगल का एंड्रॉयड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऐसा एंड्रॉयड, iOS, लाइनक्स और क्या दिया है इसमें? एंड्रॉयड दिया है, iOS दिया है और लाइनक्स, ये तीनों दिए हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। दोस्तों ये कंप्यूटर से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो PRT और PGT के लिए और या फिर TGT के लिए, यानी कि टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और वो लोग इसको छोड़ सकते हैं। बट LDC वाले और जो अन्य एग्ज़ाम की जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या जूनियर क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं या फिर ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, तो उनके में ये पूछ लिया जाता है कंप्यूटर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में टेक्स्ट को केंद्र में जाने के लिए प्रयुक्त होने वाली शॉर्टकट की, यानी कि लघु कुंजी मतलब शॉर्टकट की पूछी गई है। तो किसकी पूछी गई है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में टेक्स्ट को केंद्र में जाने के लिए। तो केंद्र में जाने के लिए जो प्रयोग की जाती है शॉर्टकट की, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात चल रही है यहाँ, तो वो है Ctrl+C, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है 29th क्वेश्चन, यानी कि आज का 9th क्वेश्चन, जिसमें बजट से संबंधित कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। तो ये जो है वो 2017 से 18 का बजट है, लेकिन अभी क्या चल रहा है? 2021 चल रही है, तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। दोस्तों लास्ट में हम करंट अफेयर्स की एक कैप्सूल सीरीज़ निकालेंगे, जिसमें से आपकी करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन वहीं से देखने को मिल जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। तो इस क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन आपको हमारी सीरीज़ से मिलेंगे, लेकिन बजट का जो क्वेश्चन है वो हम वहीं आपको डिटेल में करवाएंगे, यहाँ छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, यानी कि
30th क्वेश्चन इस सेट का, जिसमें पूछा गया है पृथ्वी के वायुमंडल की परतों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो कथन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से हमें देखना है कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। अधिकांश मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। जेट स्ट्रीम समताप मंडल में पवन तंत्र है। ओजोन परत मध्य मंडल में, या फिर क्षोभ मंडल की गहराई विषुवत या ध्रुवों की अपेक्षा अधिक होती है, ये पूछा गया है। तो इसके लिए हमें वायुमंडल पे चलना होगा, पहले वायुमंडल की परतों को देखना होगा। तो दोस्तों यहाँ से हम वायुमंडल की कुछ परतें देखते हैं। ये वायुमंडल की सबसे पहली, सबसे निचली परत होती है, जिसको कहते हैं क्षोभ मंडल। जैसे अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों जो सबसे पहली परत पाई जाती है ये वायुमंडल की, तो उसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। तो इसका अन्य नाम जो है वो अधोमंडल या संवहन मंडल भी है। आगे देखते हैं इसके बारे में। वायुमंडल की सबसे निचली परत है, पारिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी में होती हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के लिए जैसे यहीं ऑक्सीजन वगैरह होती है, तो पारिस्थितिक तंत्र को चलाने में, यानी कि जैवमंडल तंत्र को चलाने में ये सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी जब ऊंचाई बढ़ते हैं तो ऊंचाई में 165 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की दर से जो तापमान है वो घटता जाता है। जब हम ऊपर जाते हैं तो इसकी लैप्स रेट जो होती है वो 160 मीटर के ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान जो है वो घटता जाता है। तो केवल क्षोभ मंडल की बात चल रही है ये। नेक्स्ट इसका सामान्य इसको क्या कहते हैं, सामान्य ताप दर है ये जो है 1 डिग्री सेल्सियस सामान्य जो देखते हैं। नेक्स्ट ऊंचाई जो है वो ध्रुवों पर तो 8 से 10 किलोमीटर होती है और विषुवत पर 18 से 20 किलोमीटर होती है। तो यहाँ देख सकते हैं हम, अगर ये पृथ्वी है हमारी तो पृथ्वी पर ये ध्रुव है और ध्रुव पर 8 से 10 किलोमीटर इसकी जो लंबाई होती है, या फिर ऊंचाई कह सकते हैं हम। इसकी जो मोटाई है परत की, ये इस टाइप की, तो ये जो ऊंचाई है इसकी वो कितनी है, 8 से 10 किलोमीटर ध्रुवों पर। और विषुवत रेखा पर, ये विषुवत रेखा है तो विषुवत रेखा पर ये जो ऊंचाई है वो ज़्यादा होती है, वो 18 से 20 किलोमीटर तक हो जाती है। मेक्स अप अप्रॉक्सीमेट 75% ऑफ अर्थ एटमोसफियर बाय मास नॉट वॉल्यूम। वॉल्यूम को ना देखते हुए अगर मास की बात करें, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं है 8-10 किलोमीटर ये इतना, लेकिन यहाँ जो गैसें हैं वो बहुत ज़्यादा कैसे डेंस पाई जाती हैं। तो यहाँ मास के हिसाब से देखा जाए, यानी कि मास को हिंदी में कहेंगे द्रव्यमान। तो अगर द्रव्यमान के हिसाब से देखा जाए तो ये जो परत है वो पूरे एटमॉस्फेयर का 75% घेरे हुए है। लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो वॉल्यूम के हिसाब से ये काफ़ी कम है, क्योंकि अन्य परत की चौड़ाई इससे बहुत बहुत ज़्यादा है। कोई दूसरी परत बहुत ज़्यादा 50-50 किलोमीटर तक गई है। तो लेकिन मास वाइज देखा जाए तो ये इसकी डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण मास के हिसाब से ये पूरे वायुमंडल का 75% जो स्थान है वो घेरती है। नेक्स्ट जो परत आती है वायुमंडल की वो है समताप मंडल, जिसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, जैसे ये अर्थ है, इसके ऊपर ये था क्षोभ मंडल, लगभग 20 किलोमीटर मान लिया हमने। फिर 50 किलोमीटर तक जाती है इसकी ऊपरी वाली परत, जिसको कहते हैं समताप मंडल। तो समताप मंडल जो है उसी में देखो आप यहाँ देख सकते हैं ये एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बादल या मौसम संबंधी जो घटनाएं से मुक्त होता है, यानी कि बादल या मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब क्षोभ मंडल में होती हैं, और समताप मंडल में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ये बिल्कुल बादल या मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं इसको इंग्लिश में। 20 से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक विस्तृत होता है। तापमान जो होता है वो स्थिर रहता है, लेकिन कुछ ऊंचाई पर जाने पर इसके बाद ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता जाता है। तापमान सबसे पहले तो स्थिर रहता है, यहाँ तक जाएंगे ऊपर तो स्थिर रहेगा तापमान लगभग, लेकिन और ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या होता है, तापमान ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता जाता है। तो ऊंचाई के साथ साथ फिर तापमान बढ़ने लगता है। समताप मंडल के निचले भाग में जेट वायुयान के उड़ने के लिए आदर्श दशाएं हैं। जैसे समताप मंडल यहाँ ये ख़त्म हुआ, क्षोभ मंडल यहाँ से ख़त्म होता है और यहाँ से समताप मंडल शुरू हो जाता है। तो समताप मंडल का निचला भाग, जैसे समताप मंडल यहाँ से यहाँ तक है, जैसे हमने ड्रॉ किया है, तो समताप मंडल का निचला भाग लगभग ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो भाग है यहाँ वायुयान के उड़ने के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं, तो यहीं उड़ते हैं जेटयान। 30 से 60 किलोमीटर तक ओजोन परत जो है वो इस मंडल में पाई जाती है, और मंडल के निचले भाग में ओजोन बहुआयत में पाई जाती है। जैसे ये मंडल है
समताप मंडल, तो इसके निचले भाग में यहाँ इधर की तरफ ओजोन मंडल ज़्यादा डेंस पाई जाती है, जो यूवी रेस को रोकने का काम करती है। ये सभी ने पढ़ा होगा, यूवी रेस मतलब अल्ट्रा वायलेट रेस। तो अल्ट्रा वायलेट रेस को रोकने का काम करती है, जैसे हिंदी में कह सकते हैं परावैंगनी किरणें। पृथ्वी को अधिक गर्म होने से बचाती है, यानी कि अगर परावैंगनी किरणें इसको पार कर जाएंगी तो पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसको रोकने का काम कौन सी परत करती है हमारी, ये इसमें जो समताप मंडल में ओजोन परत स्थित होती है वह यूवी रेस को रोकने का काम करती है, छान कर बेचती है यहाँ से किरणें को। नेक्स्ट जो अगला मंडल आता है वो मध्य मंडल। तो नेक्स्ट मध्य मंडल की ओर चलते हैं। तो मध्य मंडल जो है इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक होती है और अंतरिक्ष में आने वाले उल्कापिंड इसी परत में जलते हैं। जैसे कि ये दिखाया गया है, समताप मंडल यहाँ ख़त्म हो जाता है, ये अर्थ है हमारी। फिर उसके ऊपर मध्य मंडल, ये मध्य मंडल की परत है, 85 किलोमीटर तक गई है ये। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं, ये उल्कापिंड जितने भी हैं ये जलकर राख इसी मंडल में होते हैं, मध्य मंडल में। तो उल्कापिंड इसी परत में जलते हैं। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में पुनः गिरावट आती है। अच्छा, आप इस पॉइंट को, तापमान में गिरावट कैसे कैसे आती है, इस पॉइंट को छोड़ते हैं ना, क्योंकि लास्ट में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे एक साथ, क्योंकि ऐसे आप लर्निंग नहीं कर पाएंगे। फिर लास्ट जो हमारी परत है वो है नेक्स्ट तापमंडल। तो तापमंडल कैसा है देख लेते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थर्मोस्फियर। तो जैसे हमारी ये मध्य मंडल ख़त्म हुई, मध्य मंडल गई थी हमारी 80 किलोमीटर तक, तो ये अप्रॉक्स हमने 80 लिया है। फिर इसके ऊपर यहाँ तक 500 किलोमीटर तक आती है हमारी तापमंडल। तो तापमंडल जिसको इंग्लिश में हम कह रहे हैं थर्मोस्फियर। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में, अच्छा ऊंचाई वाला ये पॉइंट छोड़ देना, क्योंकि ये लास्ट में डिस्कस करेंगे ये कैसे रिलेशन होता है ये। तो 2 उपमंडल होते हैं इसमें, एक आयन मंडल होता है, एक आयन सीमा मंडल होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से ये परत स्टार्ट हुई है और पूरा यहाँ तक चल रही है ये। तो यहाँ तक जो परत है इसमें 2 भागों में बांट दिया है हमने। तो एक तो यहाँ तक जो है ये आयन मंडल मान लिया हमने, ये परत जो है, ये जो तापमंडल की परत नीचे वाली है इसको हमने आयन मंडल कह दिया है। और इसके ऊपर वाली जो परत है ये बची कुची ये वाली, इसको हमने यहाँ से दिखाया है। तो ये जो परत है इसको हमने आयन सीमा मंडल कहा है। तो देख लेते हैं आयन मंडल में क्या होता है। तो आयन मंडल के बारे में जूम करके देखते हैं। तापमंडल का निचला भाग है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। तापमंडल का ये निचला भाग है, जिसे विद्युत आवेशित कण हैं, इसमें मतलब विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जैसा कि यहाँ ड्रॉ किया गया है। यहाँ प्लस प्लस के निशान जो है वो ये जो है विद्युत आवेशित कण है। इन्हें आयन भी कहते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं। ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित कर बेहतर संचार संभव बनाते हैं। तो ये जो आपको प्लस प्लस के निशान दिख रहे हैं ये क्या है, आवेशित कण, जिसे आयन कहते हैं। जब पृथ्वी से यहाँ से रेडियो तरंगें जाती हैं तो ये उसको परावर्तित करते हैं और बेहतर संचार संभव बनाते हैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, जो आज रेडियो सुनते हैं हम वो इसी परत की बदौलत सुनते हैं। तो ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित कर बेहतर संचार संभव बनाते हैं। नेक्स्ट जो इसके ऊपर आता है वो है आयन सीमा मंडल। अच्छा, ये 2 अलग से परत नहीं है, ये इसी का भाग है तापमंडल का। तो आयन सीमा मंडल जो है ऊपरी भाग आयन मंडल की कोई स्पष्ट सीमा नहीं है इसकी। इसके बाद अंतरिक्ष का विस्तार है, इसके बाद जो है वो बहिर्मंडल कह देते हैं। और बहिर्मंडल साधारणतः कोई परत नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष का विस्तार होता जाता है। अंतरिक्ष कहाँ तक जाता है ये तो हमें खुद नहीं पता कहाँ तक इसका विस्तार है, लेकिन मध्यमंडल तक हमने ज्ञात किया। इसके बाद तो बहिर्मंडल कहते हैं जो अनंत तक जाता है। तो हमने जो भी परतें देखी तो उसको यहाँ इंग्लिश में लिखा गया है। ये जैसे सरफेस है तो क्षोभ मंडल है सबसे पहले, फिर समताप मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कह दिया, फिर मध्य मंडल, उसके बाद तापमंडल, फिर एक्सोस्फीयर मतलब बहिर्मंडल। इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं पता होता है। तो सरफेस जो है हमारा, इसकी ये अर्थ है, इसको हमने इंग्लिश में कह दिया क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर। फिर ट्रोपोस्फीयर ये है। ट्रोपोस्फीयर के बाद फिर आता है हमारा स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको हम कह देते हैं समताप मंडल। ये है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। फिर आता है मीजोस्फीयर जिसको कहते हैं हम मध्य मंडल, ये हमारा मीजोस्फीयर मध्य मंडल। फिर मध्य मंडल के बाद आता है हमारा तापमंडल, ये है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है या फिर तापमान घटता बढ़ता, किस तरह घटता बढ़ता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। टेम्परेचर सबसे पहली परत में तो टेम्परेचर जो है वो ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, ए मतलब एल्टीट्यूड होता है। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। तो एल्टीट्यूड अगर बढ़ेगा पहली बार में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आप इसका मतलब समझ जाना। अगर टी
इसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ए के। मतलब ए अगर बढ़ता है, मतलब ए बढ़ना मतलब ऊंचाई बढ़ना, अगर पहले में ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान क्या है, कम होगा। ठीक है, तो ऊंचाई के साथ साथ तापमान इसमें कम होता जाता है, जैसा कि हमने पहली वाली परत में देखा था, जो कि क्षोभ मंडल में हम देख चुके हैं। क्षोभ मंडल जो पहली परत थी हमारी, तो इसमें आपने ये लाइन पढ़ी थी जिसमें 160 मीटर की ऊंचाई पर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटता जाता है। तो ये थी हमारी क्षोभ मंडल। फिर उसके बाद आती है हमारी समताप मंडल। तो समताप मंडल में जो टेम्परेचर और एल्टीट्यूड का संबंध होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, अच्छा ए अगर टी और ए सामने आमने सामने लिखे हैं तो ये कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसको कहते हैं अगर 1/1 की फॉर्म में लिखा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो सबसे पहली वाली परत में तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, यानी कि ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान घटेगा, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी। लेकिन जस्ट इसके उल्टा हो जाता है दूसरी वाली परत में, जिसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल, जिसमें टेम्परेचर जो है वो एल्टीट्यूड के साथ साथ बढ़ता जाता है। एल्टीट्यूड बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान भी बढ़ता है। नेक्स्ट आती है मीजोस्फीयर। फिर दोबारा उल्टा हो जाता है। यहाँ से देखो आप, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर अगेन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर आगे तो डायरेक्टली चलता जाता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 4 परतों में उल्टा क्रम चलता है। सबसे पहला आपको याद रखना है कि जैसे जैसे आपने देखा ही होगा कि ऊपर जाएंगे तो ठंडक होती जाएगी, यानी कि टेम्परेचर घटता जाता है। फिर दूसरे में बढ़ेगा, फिर तीसरे में अगेन घटेगा, चौथे में अगेन बढ़ेगा। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और लिखी हैं, ये और देख लेना। सबसे पहली बात, ड्यू टू एयर बिकम्स थिनर एट हाई एल्टीट्यूड। तो एयर जो होती है यहाँ थिनर होती जाती है, यानी कि पतली होती जाती है एयर हाई एल्टीट्यूड पर जाने से। पहली परत की ट्रोपोस्फीयर की बात हो रही है। दूसरी में स्ट्रेटोस्फीयर की इंपॉर्टेंट बात यह है, इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, जो क्या करती है, एब्जर्प्शन करती है यूवी रेस का। यूवी रेस मतलब अल्ट्रावायलेट रेस, परावैंगनिक किरणों का अवशोषण करती है, जिसकी वजह से हीट ज़्यादा जनरेट नहीं हो पाती है पृथ्वी की सतह पर। फिर तीसरी बात, वेरी थिन एयर, यहाँ एयर दोबारा से बहुत थिन हो जाती है। और सबसे ऊपर जो हम देख रहे थे थर्मोस्फीयर, तापमंडल, इसमें ओ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ऑक्सीजन जो होती है, वैसे आपने देखा होगा O2 की फॉर्म में होती है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 होता है, लेकिन यहाँ सिंगल मॉलिक्यूल की फॉर्म में O पाई जाती है। किस लेयर में, थर्मोस्फीयर लेयर में। तो दोस्तों अब हमने वायुमंडल का पूरा अध्ययन कर लिया है, तो आप इन सब का आंसर दे सकते हैं। पहला जो है, अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। सही बात है, क्योंकि आपने देखा था जैसे ये अर्थ थी, तो अर्थ की सबसे जो पहली परत थी उसको हम कह रहे थे क्षोभ मंडल, और मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सारी कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। जैसे आंधी आना, तूफान आना, ये सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। और पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी ये सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होती है और जीवनदायी ऑक्सीजन होती है, जिसकी वजह से पारिस्थितिक तंत्र जो है वो संतुलित बना रहता है। नेक्स्ट, जेट स्ट्रीम जो पड़ी थी, तो जेट स्ट्रीम जो होती है वो समताप मंडल में पवन तंत्र है। ये बात भी सही है, क्योंकि आपने देखा था सबसे नीचे थी अर्थ, तो अर्थ के ऊपर जो पहली परत थी वो थी हमारी ट्रोपोस्फीयर, जिसको हम कह रहे थे क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल से ठीक ऊपर जो पाई जा रही थी वो थी समताप मंडल। तो समताप मंडल की बात करें तो समताप मंडल की परत में आपने यहाँ देखा होगा, हमने ये बताया था, यहाँ जेट जो वायुयान होते हैं वो चलने के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। किसमें, समताप मंडल में। इसके ठीक जो ऊपरी परत पाई जाती है समताप मंडल में। तो जेट स्ट्रीम चलने के कारण ही यहाँ वायुयान चलते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आप सेंस भी लगा सकते हैं, जब जेट वायुयान यहाँ चलते हैं तो जेट जो स्ट्रीम है वो भी यहीं चलती होंगी। ओके। नेक्स्ट, ओजोन परत मध्यमंडल में पाई जाती है क्या, तो हमने क्या पढ़ा था, अगर ये अर्थ है, अर्थ की पहली लेयर ट्रोपोस्फीयर, दूसरी लेयर कौन सी होती है, स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि पहली क्षोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल। और समताप मंडल में ही हमने देखा था यहाँ कहीं थोड़ी सी निचली सतह पर यहाँ ओजोन परत भी आपकी पाई जाती है। तो ये, लेकिन यहाँ ये कहा गया है ओजोन परत जो है वो मध्यमंडल में पाई जाती है क्या, तो ये बिल्कुल गलत है। तीसरा वाला पॉइंट गलत है, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो कहा गया है, क्षोभ मंडल की गहराई विषुवत वृत्तों पर ध्रुवों की अपेक्षा अधिक होती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। क्षोभ मंडल पर हमने देखा था कि जैसे अगर पृथ्वी है, ये पृथ्वी थी हमारी,
तो ये हमारे ध्रुव होते हैं और ये हमारे विषुवत होता है। तो विषुवत रेखा ये होता है और ये ध्रुव होती हैं। तो ध्रुवों पर जो होता है इसकी गहराई जो होती है बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी कि 8 से 10 किलोमीटर हमने देखा था, जबकि विषुवत रेखा पर ये ज़्यादा बढ़ जाती है क्षोभ मंडल की ऊंचाई। और कितना देखा था, लगभग 16 से 18, 18 से 20 ये भी हो सकता है। तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, आप 16 से 20 किलोमीटर मान सकते हैं और यहाँ 8 से 10। तो ये हमने देख लिया, ये भी पॉइंट सही है कि ध्रुवों की अपेक्षा जो होती है वो अधिक होती है विषुवत पर, किसकी, क्षोभ मंडल की गहराई। ये जो पॉइंट था ये आप देख चुके हैं कि क्षोभ मंडल ओजोन परत जो कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में, लेकिन यहाँ पॉइंट गलत है, ये कह रहा है मध्य मंडल। जबकि हमने देखा था जैसे फर्स्ट लेयर थी हमारी क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर उसके ऊपर जो मध्य मंडल पाई जा रही थी उसमें क्या विशेष देखा था हमने, जो उल्का पिंड होते हैं वो यहाँ आकर जल जाते हैं इस पिंड में, इस लेयर में आकर। और सबसे जो ऊपर लेयर देखी थी उसमें क्या विशेषता थी, उसमें प्लस प्लस के आपने निशान देखे होंगे ऐसे, यानी कि उसमें आयन मंडल पाया जाता है, यानी कि रेडियो जो तरंगें आती हैं वो परावर्तित हो जाती हैं और बेहतर रेडियो संचार के लिए सुविधा उपलब्ध कराती हैं। ये सॉल्यूशन भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किसे गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि गांधी जी ने इसमें से किसे कहा था ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक, मतलब ऐसा चेक जिसकी दिनांक जो होती है, डेट जो होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है। अगर बैंक में आप उसको भुनाने जाएंगे तो वापस कोई रुपए नहीं देगा उसके बदले, क्योंकि वो उत्तर दिनांकित चेक है जिसकी मतलब लास्ट डेट ख़त्म हो चुकी है। तो ये क्रिप्स मिशन के बारे में गांधी जी ने कहा था। ऐसा इसलिए कहा था दोस्तों, जब क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया था तो क्रिप्स मिशन ने ये सुझाव रखा था कि भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाए, डोमिनियन स्टेटस। तो क्या है ये डोमिनियन स्टेटस? तो इसमें डोमिनियन स्टेटस में ये कहा गया था कि भारत को जो कार्यपालिका शक्ति है वो तो पूरी तरह से दे दी जाए, लेकिन भारत पर जो ऊपर से सबसे ऊपर जो नियंत्रण रहेगा वो ब्रिटिश सरकार करेगा। यानी कि भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं किया जाए, भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए। जैसे भारत जो है वो ब्रिटिश के अंडर रहकर काम करेगा और जो भी काम करना है वो स्वतंत्रतापूर्वक कर सकता है। तो इसलिए कहा था ये उत्तर दिनांकित चेक गांधी जी ने इस मिशन को, क्योंकि इसने ये कहा था डोमिनियन स्टेटस भारत को दिया जाए। जबकि नेहरू रिपोर्ट जो आई थी उसमें पहले ही हमने 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट जब आई थी तो नेहरू रिपोर्ट ने भी ये कहा था कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। तो नेहरू रिपोर्ट जो थी तो वो किसने लाई थी, वो लाए थे मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू के ही बेटे जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था और उसी समय ये तय हो गया था कि डोमिनियन स्टेटस तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 1928, 1929 में ही डिसाइड हो गया था। तो ये बात दोबारा दोहराने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि भारतीय चाहते ही नहीं थे डोमिनियन स्टेटस। भारतीय अब क्या चाहते थे, पूर्ण स्वतंत्रता। तो इसलिए गांधी जी ने ऐसा कहा था कि जो बात पहले ही रद्द की जा चुकी है उसको दोबारा दोहराने का क्या फ़ायदा, वो तो उत्तर दिनांकित चेक की भांति है। ओके, इसलिए कहा था। आपको समझ में आ गया होगा इस चीज़। तो दोस्तों आप यहाँ से इसका सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं। ये आधा यहाँ लिखा है और आधा आपको यहाँ मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शेयर तो करोगे नहीं आप लोग। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए।